घटना मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की है। 17 अप्रैल 2019 को दिन के यही कोई 3 बजे थे। उसी समय जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के पीपली नाका इलाके की महावीर सोसाइटी में स्थित पंडित रमेश व्यास के मकान में गोलियां चलने की आवाज़ आई। एक के बाद एक 2 गोलियों की आवाज़ सुनकर रमेश व्यास की पत्नी गीताबाई डर गई। उस समय वो अपने 3 मंजिला मकान में भूतल पर थी। गोलियों की आवाज़ सुनकर गीताबाई भागी भागी ऊपर की मंजिल पर पहुंची, जहां उसका 37 वर्षीय बेटा देवकरण अपनी 27 वर्षीय पत्नी अंतिमा के साथ रहता था। गीताबाई ने जैसे ही बेटे और बहू को देखा तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि बहू बेटा दोनों खून से लथपथ पड़े थे। गीताबाई के चीखने और रोने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी भी आ गए। उन्होंने जब देवकरण और उसकी पत्नी को देखा तो वे भी हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो गया। उन दोनों की मौत हो चुकी थी। थोड़ी देर में मोहल्ले के तमाम लोग इकट्ठा हो गए। उसी दौरान किसी ने थाना जीवाजीगंज में फ़ोन करके सूचना दे दी। घटनास्थल की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी शांतिलाल मीणा, एसआई कैलाश भारती आदि के साथ मौके पर पहुंच गए। मकान के ऊपर वाली मंजिल के एक कमरे में उन्होंने पलंग पर देवकरण व उसकी पत्नी अंतिमा के शव देखे। दोनों ही शव खून से लथपथ थे। पास ही एक पिस्टल पड़ी थी। निरीक्षण में पता चला कि अंतिमा के सिर में गोली काफ़ी नज़दीक से मारी गई थी। लग रहा था कि देवकरण ने पहले अंतिमा की हत्या की, फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। थाना प्रभारी को लगा कि शायद पत्नी के बीच किसी विवाद के कारण ये घटना हुई है, पर पुलिस जांच के दौरान अलमारी से जो सुसाइड नोट मिला उससे पूरी कहानी ही बदल गई। सुसाइड नोट में देवकरण ने रेखा और सुमन नाम की 2 युवतियों का उल्लेख करते हुए लिखा था कि वो उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। उनकी ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर वो आत्महत्या कर रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने पर आईजी राकेश गुप्ता व एसपी सचिन अतुलका और एडिशनल एसपी नीरज भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल की बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने देवकरण के माता पिता से इस बारे में पूछताछ की तो वे भी उन दोनों के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं दे सके जिनका जिक्र सुसाइड नोट में था। इसके बाद थाना प्रभारी ने जरूरी कार्रवाई कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिर केस दर्ज करके एसपी के निर्देश पर थाना प्रभारी शांतिलाल मीणा ने जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी ने सबसे पहले मृतक देवकरण के फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स से ये बात सामने आई कि देवकरण की अक्सर एकमपुरा सोसाइटी में रहने वाली रेखा, इंदौर के पलासिया में रहने वाली उसकी छोटी बहन सुमन और एक युवक लाखन से बात होती थी। इसमें खास बात यह थी कि देवकरण को इन तीनों की तरफ से ही कॉल की जाती थी। देवकरण अपनी तरफ से उन्हें कोई फ़ोन नहीं करता था। देवकरण ने अपने सुसाइड नोट में 2 युवतियों द्वारा ब्लैकमेलिंग की बात भी लिखी थी। इसलिए थाना प्रभारी ने शक के आधार पर रेखा व सुमन को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की, लेकिन दोनों युवतियों ने देवकरण को पहचानने से इनकार कर दिया। बाद में रेखा ने चौंकाने वाली बात यह बताई कि लगभग 2.5 साल पहले देवकरण ने उससे गंधर्व विवाह किया था। इसलिए पत्नी होने के नाते वो देवकरण से खर्चा के लिए पैसा मांगती थी, लेकिन ब्लैकमेल करने की बात से उसने इनकार कर दिया। अब तक पुलिस लाखन को भी हिरासत में लेकर थाने लौट आई थी। थाना प्रभारी मीणा को युवतियों की बात झूठी लगी, लिहाजा उन्होंने रेखा, सुमन व लाखन को अलग अलग रूम में बैठा कर पूछताछ की। उनके द्वारा विरोधाभासी बयान देने पर पता चल गया कि वे तीनों झूठ बोल रहे हैं। अंततः उनसे सख्ती से पूछताछ की गई। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वे देवकरण को काफ़ी दिनों से ब्लैकमेल करते आ रहे थे। थाना प्रभारी की पूछताछ में देवकरण को ब्लैकमेल करने की जो कहानी सामने आई वो इस प्रकार निकली। उज्जैन के पीपली नाका क्षेत्र की महावीर सोसाइटी में रहने वाले पंडित रमेश शंकर व्यास छोटा सराफा स्थित नरसिंह मंदिर के पुजारी थे। उन्होंने अपने बेटे देवकरण को भी पूजा पाठ, ज्योतिष की शिक्षा दी थी। इसके बाद देवकरण भी पिता के साथ मंदिर में रहकर पूजा पाठ के काम में उसकी मदद करने लगा था। रेखा सिकरवार से देवकरण की मुलाकात सन 2016 में हुई थी।
हुआ ये कि रेखा को उसके पति ने छोड़ दिया था। इसके लिए रेखा अपने ग्रह नक्षत्र दिखाने के लिए पंडित रमेश चंद्र व्यास के पास आई थी। रमेश चंद्र व्यास ने रेखा को अपनी कुंडली के बारे में देवकरण से सलाह लेने को कहा। देवकरण ने कुंडली देखकर उसकी परेशानियां तो बता दी, लेकिन खुद परेशानी में फंस गया। हुआ ये कि सलाह के सिलसिले में रेखा ने देवकरण से उसका मोबाइल नंबर ले लिया और फिर अक्सर उससे फ़ोन पर अपनी समस्याओं के बारे में बातचीत करने लगी। मंदिरों में पूजा पाठ का काम सुबह काफ़ी जल्द शुरू होकर देर रात तक चलता था। मंदिर में पूजा के अलावा देवकरण कई जजमानों के घर विभिन्न तरह के अनुष्ठान करवाने के लिए जाता था। इसलिए रेखा से उसकी बात अक्सर रात में ही हो पाती थी। इसी बातचीत के दौरान रेखा का देवकरण की तरफ झुकाव हो गया। रेखा काफ़ी शातिर थी। वो जानती थी कि देवकरण के पास काफ़ी पैसा है, इसलिए उसने उसे शीशे में उतारने की योजना बनाई। उसने एक रोज़ पूजा पाठ के बहाने देवकरण को अपने घर बुलाया। देवकरण जब वहां पहुंचा तो उसके घर पूजा पाठ की कोई तैयारी नहीं थी। ये देख वो कुछ देर तक रुक कर वापस लौटने लगा तो रेखा ने उसे रोक कर कहा, क्या सिर्फ पूजा पाठ करना ही अनुष्ठान है? स्त्री पुरुष का प्यार भी तो अनुष्ठान ही होता है। देवकरण कोई बच्चा नहीं था जो रेखा के कहने का मतलब न समझता। रेखा के प्रति उसके मन में भी आकर्षण था, लेकिन अपने परिवार की इज्जत एवं पेशे की पवित्रता को ध्यान में रखकर वो खुद आगे नहीं बढ़ा था। लेकिन जब रेखा ने खुला प्रेम प्रस्ताव दिया तो वो खुद को रोक नहीं सका। अंततः दोनों ने अपनी हसरतें पूरी कर ली। इसके बाद आए दिन दोनों की एकांत में मुलाकातें होने लगी। रेखा के पास रोजी रोटी का कोई सहारा नहीं था, सो देवकरण से वो देह सुख के बदले पैसे वसूलने लगी। इसी दौरान रेखा की छोटी बहन सुमन सिकरवार को भी उसके पति ने छोड़ दिया, जिससे वो भी मायके आकर रहने लगी थी। खर्च बढ़ा तो रेखा की देवकरण से मांग भी बढ़ने लगी, लेकिन देवकरण ने इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी बीच पिता रमेश चंद्र व्यास ने देवकरण का रिश्ता उज्जैन में ही फ्रीगंज निवासी अंतिमा के साथ तय कर दिया। ये बात रेखा को पता चली तो वो समझ गई कि पत्नी के आने के बाद देवकरण उसके कब्जे में ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। इसलिए देवकरण जब उसे अपनी शादी का निमंत्रण पत्र देने गया तो रेखा ने उसे खूब लताड़ा। रेखा ने कहा कि उसने वादा किया था कि वो शादी के बाद भी उसका खर्च उठाता रहेगा। अप्रैल 2017 में अंतिमा ने देवकरण का विवाह हो गया। वो बहुत सुंदर थी। अंतिमा के मधुर व्यवहार से ससुराल में सब खुश थे। पत्नी के प्यार ने देवकरण को रेखा से दूर कर दिया, लेकिन रेखा, उसकी माँ और बहन सुमन को यह मंजूर नहीं था। देवकरण उनके लिए वो खजाना था जिसमें हाथ डालकर वे जब चाहे पैसा निकाल सकती थी। इसलिए रेखा, उसकी बहन सुमन और माँ भागवंती देवकरण को धमकाने लगी। उन्होंने धमकी दी कि अगर उसने पैसा नहीं दिया तो वो उसे बलात्कार के आरोप में जेल पहुंचा देंगी। इसी दौरान रेखा की छोटी बहन सुमन एक साड़ी शोरूम में नौकरी करने लगी थी, जहां पहले से वहां काम कर रहे लाखन के साथ उसके अवैध संबंध बन गए। लाखन भी शातिर था, इसलिए कुछ ही दिन में उसने सुमन की बहन रेखा को भी अपने प्रेम जाल में फांस लिया। कुछ दिनों में ये जानकारी सुमन को भी मिल गई। लाखन और रेखा के संबंधों पर सुमन ने भी कोई एतराज नहीं जताया। इस बीच जब रेखा और देवकरण का मामला लाखन की जानकारी में आया तो वो माँ और दोनों बेटियों के साथ वो भी देवकरण को पैसों के लिए धमकाने लगा। देवकरण के पिता रमेश चंद्र की समाज में काफ़ी इज्जत थी। लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, इसलिए देवकरण परेशान रहने लगा। साथ ही उसे पत्नी अंतिमा की भी चिंता थी। उसे लगता था कि यदि अंतिमा को रेखा के बारे में पता चलेगा तो वो उसके बारे में क्या सोचेगी। दूसरी तरफ 2 सालों में 5 लाख से भी ज़्यादा रुपए और ज्वेलरी हड़पने के बाद भी रेखा, सुमन, दोनों बहनों के प्रेमी लाखन और माँ भागवंती की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी। घटना के एक दिन पहले देवकरण उदयपुर में एक जजमान के घर बड़ा अनुष्ठान करवाने गया हुआ था। ये बात रेखा को पता चली तो वो उस पर दबाव बनाने लगी कि अनुष्ठान की दक्षिणा में मिली धनराशि वो सीधे लाकर उसे सौंप दे। देवकरण ऐसा करता तो घर पर पिता को क्या जवाब देता, इसलिए उसने रेखा की बात नहीं मानी।
जिससे रेखा की मां भागवंती ने उसे फ़ोन पर धमकी दी कि वो उसके हाथ पैर तुड़वा देगी। लाखन ने भी देवकरण को धमकाया कि यदि उसने पैसे नहीं दिए तो वो अंजाम भुगतने को तैयार रहे। इससे देवकरण को लगने लगा कि अब उसकी इज्जत को कोई नहीं बचा सकता। इससे उसने परिवार की इज्जत बचाने के लिए खुद की जान देने का निर्णय कर लिया। लेकिन खुद की जान देने से पहले उसने अपनी गलती के लिए पत्नी अंतिमा से क्षमा मांगने की सोचकर अपनी परेशानी बता दी। इस पर अंतिमा ने कहा कि जब वो नहीं रहेगा तो वो अकेली जीवित रहकर क्या करेगी, इसलिए उसने भी साथ मरने का फैसला कर लिया। जिसके बाद 17 अप्रैल को मंदिर से घर वापस आकर देवकरण ने अपने कमरे में अपनी लाइसेंसी पिस्टल से पहले अंतिमा के सिर में गोली मारी, फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पूछताछ करने के बाद देवकरण को ब्लैकमेल करने वाली दोनों बहनों रेखा, सुमन, उनकी मां भागवंती और प्रेमी लाखन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आने वाली सभी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद।